जय हिंद दोस्तों। झारखंड लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन पेपर से, उसको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न सेम है। और कोई भी एग्ज़ाम जो झारखंड में होगा वहाँ से सामान्य अध्ययन के पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको और रिलेट करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा, हम सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं वो जोन्हा जलप्रपात में आए थे और स्नान किए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से जोन्हा जलप्रपात का नाम गौतम धारा जलप्रपात कर दिया गया है। वहाँ पर एक प्रतिमा भी गौतम बुद्ध का बनने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखिए कब तक बनता है, इसीलिए ये शायद करंट अफेयर की दृष्टि से चर्चे में रहा था, इसीलिए शायद इसको पूछा गया है। अब बात आता है गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची ज़िले में स्थित है और राढ़ू नदी पर स्थित है। रांची ज़िले में स्थित है और राढ़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से रांची में एक जलप्रपात है दसम जलप्रपात, ये कांची नदी पर स्थित है और ये भी रांची में है। ये पूछा गया था 8 तारीख को लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। और जो इसके पहले बताएं जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, गौतम धारा, ये पूछा गया था 7 को। तो आप समझ सकते हैं कि जलप्रपात से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा कहते हैं, ये 7 को पूछा था। और दसम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है, कांची नदी पर स्थित है, ये पूछा था 8 तारीख को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है जलप्रपात से। तो कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात को देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची में स्थित है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और रांची में सबसे अधिक जलप्रपात है सोनुआ जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, दसम फॉल, ये सब ज़्यादातर जलप्रपात रांची में है, इसीलिए इसको झरनों का शहर भी कहते हैं। रांची को झरनों का शहर कहते हैं, विल्किंसनगंज कहते हैं, किशुनपुर कहते हैं, झारखंड का स्विट्ज़रलैंड भी इसी को कहते हैं। पूरा भारत का फ्रेश वाटर एक्वेरियम, जो पानी में, साफ पानी में जो मछली रखा जाता है वो कहाँ बना है? तो रांची में ही बना है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन रांची से बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और वो जो हुंडरू जलप्रपात रांची का है उसको मतलब एक स्वच्छ जलप्रपात का एशिया में पुरस्कार भी मिला है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद जो बूढ़ाघाघ है, लातेहार में है, बूढ़ाघाघ नदी पर है। और ये जो है वो कहने का मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से उसरी जलप्रपात अगर पूछे तो उसरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है, और ये खंडोली का पहाड़ी है गिरिडीह में, वहीं पर स्थित है उसरी जलप्रपात। तो ये भी पूछा जा सकता है। हिरनी जलप्रपात पूछा जाए तो हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, और रामगढ़ एक नदी है उसी पर स्थित है। रामगढ़ एक नदी है उसी पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। इसी तरह से धारागिरी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में, और हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। जो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, उसमें है हिरनी जलप्रपात। और पूर्वी सिंहभूम जिसमें जमशेदपुर एक शहर है, वो है आपका धारागिरी जलप्रपात। यहाँ पे दिमाग में रखना है, ठीक है। एक इसी तरह से गुमला में जाएंगे तो आपका सदनी घाट, प्रेमा घाट, ये जो है नागफनी जलप्रपात, ये सब गुमला में। नागफनी, प्रेमा घाट, सदनी घाट कहाँ पे है? गुमला में है। बलचौरा जलप्रपात पूछेगा, फिर उसके बाद आपका गुरसेंदु जलप्रपात पूछेगा, सुखलदड़ी जलप्रपात पूछेगा, ये सब गढ़वा में। बलचौरा, सुखलदड़ी और गुरसेंदु कहाँ पे है? तो ये गढ़वा में है, बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसी तरह से केलाघाट जलप्रपात पूछेगा तो सिमडेगा में है। सिमडेगा एक्चुअली में झारखंड में कोना में जो है, छत्तीसगढ़ और आपका जो उड़ीसा है उसके कोना में लंबा सा केला जैसा निकला हुआ है, तो केलाघाट जलप्रपात सिमडेगा में है। उसके बाद मोतीझरा जलप्रपात जो है वो साहेबगंज में है, अजय नदी पर है, ठीक है, क्योंकि उसके जो बूंद होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से मोती जैसा चमकते हैं, इसीलिए इसको मोतीझरा जलप्रपात नाम पड़ा है। उसके बाद तमासीन हो गया, गुआ जलप्रपात हो गया, डुमेर सुमेर हो गया, ये सब चतरा में स्थित है।
तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7 को पूछा गया, 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को पूछा गया, तो पक्का और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीते को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? नामीबिया से जो लाए गए चीते हैं उसको किस अभ्यारण्य में रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 8 चीते को लाया गया था, तो उसमें से कुछ चीती भी हैं, मतलब जो फीमेल है, कुछ मेल है। तो एक फीमेल जो चीती है उसका नाम है आशा, मतलब उससे बहुत सारा आशा है कि कुछ और शावक को जन्म देगी, और उसके बाद यहाँ जो भारत में चीते नहीं थे अब उसकी संख्या बढ़ेगी। तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, क्योंकि यहाँ इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे हिरन जो है बहुत अधिक मात्रा में है, तो उसको वो भोजन के रूप में उपयोग करेंगे। कौन? चीते। पूरा विश्व के सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर कौन है? चीते ही हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नामीबिया से जो लाए गए हैं मतलब चीते, उसको कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अब यहाँ पे बात आता है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दिमाग में रखना है। जैसे टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का हृदय, भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश जो है वो हाल फिलहाल में MBBS की पढ़ाई जो है वो हिंदी में करवाने का निर्णय लिया है, तो ये मध्य प्रदेश लिया है। करंट अफेयर है ये। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब राज्य जो है वो बहुत यूनिक है मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है उसमें इसका स्थान जो है मध्य प्रदेश का पहला आता है, इंदौर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ऊपर आता है राज्य में, तो इसको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे मतलब कुछ करंट अफेयर आया पर्यावरण से संबंधित, वन जीव से संबंधित, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण एक्ट सबसे पहले 1972 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है, 1972 ईस्वी में, जिस समय पर्यावरण पर लेकर पहला स्वीडन में 1972 में समझौता हुआ था, तो उसी समय भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट, कहने का मतलब पर्यावरण पर पहला समझौता स्वीडन में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। तो कहने का मतलब सबसे पहले वहाँ पे अम्ल वर्षा हो गया था, तो लोगों को चिंता थोड़ा बढ़ गई थी पर्यावरण को लेकर। तो इंदिरा गांधी भी गई थी 1972 ईस्वी में भाग लेने, पर्यावरण पर पहला समझौता था। तो उसी समय जब इंदिरा गांधी वापस आई थी तो वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 सबसे पहले लाई थी। फिर उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट चला। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 ईस्वी में चला था। टाइगर प्रोजेक्ट जो चला था 1973 ईस्वी में कहाँ से चला था? तो ये आपका चला था मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और उसके बाद अभी उसका नामकरण में चेंज करके किया गया है, मतलब रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क अभी कर दिया गया जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर। ये भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर है। इसी तरह से T/2 जो अवार्ड है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, और ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2, कहने का मतलब टाइगरों की संख्या दुगना बढ़ाने के लिए इसको अवार्ड मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। इसको दिमाग में थोड़ा रखना है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो शॉर्ट बटन नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, रुधिर का थक्का जमना किस विटामिन के कारण होता है? तो रुधिर का थक्का जमना जो है विटामिन के कारण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिनोकिनोल होता है। अब यहाँ पे विटामिन का बात आया तो विटामिन से संबंधित और कुछ अन्य फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात आता है एक हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हेपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। और विटामिन के क्या है? वो शरीर के बाहर जो ब्लड आता है तो उसको जमाने में सहायता करता है, थक्का जमाने में सहायता करता है।
तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक महोदय ने विटामिन की खोज किया था। फंक महोदय ने विटामिन की खोज किया था। अब विटामिन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि शरीर को निर्माण करने में सहायक होता है। कौन? विटामिन। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गाजर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। अमरूद हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर दिमाग में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। अधिक देर अगर हम विटामिन सी को तलते हैं, खाना बनाने समय अधिक देर विटामिन सी वाला जो भी खाना होगा उसको तलेंगे तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। विटामिन बी सी पानी में घुल जाता है, ये हम बता दिए। के ई और ए डी, ठीक है, के ई ए डी ये जो है विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए डी ये वसा में घुलनशील होता है, वसा में ये घुलता है। सब्जी को अगर हम काटेंगे तो काटने समय जो धोते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी भी नष्ट होता है क्योंकि ये दोनों पानी में घुलता है, तो ये क्या होगा कि आसानी से पानी के साथ ये निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सब्जी को आप पहले धो ले उसके बाद काटें, ठीक है। एक हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये विटामिन ई को कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कहने का मतलब होता है क्या कि जैसे अगर आप देखेंगे तो विटामिन ई ज़्यादातर लड़कियों को बहुत महत्वपूर्ण, लड़कियों के लिए होता है, क्योंकि ये ऐसा विटामिन है कि अगर आप रहेंगे 15 साल का तो लगेंगे कि आप 10 साल का हैं। और अगर विटामिन ए अगर कम है शरीर में तो इसका मतलब अगर 15 साल का आप रहेंगे तो लगेंगे कि ये 20 साल का है, 30 साल का है। तो सुंदरता का ये विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है, बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है। क्योंकि जो बंजापन होता है, लड़कियों में बंजापन और पुरुषों में जो होता है नपुंसकता, वो भी इसी विटामिन के कारण होता है। और इस विटामिन को अगर प्रचुर मात्रा में बनाना है, अपने बॉडी में, अपने शरीर में लेना है, तो जितने भी चीज़ अंकुरित होते हैं, चना अंकुरित हो, दाल अंकुरित हो, जितना भी अंकुरित चीज़ है वो सारा चीज़ आप खाइए, तो ये विटामिन आपके शरीर में बनेगा और मतलब शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो आपका शरीर फिट रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नपुंसकता, बंजापन के लिए यही विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ई, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि जो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। B12 जो है वो एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन सभी चीज़ों को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भागीरथ मांझी ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा था लैब असिस्टेंट का एग्जाम में 8 तारीख को कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भागीरथ मांझी ने किया था। तो ये अगर आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे यहाँ पे, तो ये आंदोलन जो है वो 1874 ईस्वी में हुआ था और संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। तो दिमाग में रखना है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? भागीरथ मांझी। 1874 ईस्वी में संथाल परगना के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था, इसको दिमाग में रखना है। अब अगर आंदोलन का बात आया, झारखंड आंदोलन का बात आया, तो कुछ अन्य आंदोलन और महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए हैं उसको देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ढाल विद्रोह पूछ देगा आपको, तो ढाल विद्रोह जो है वो ढालभूम क्षेत्र में हुआ था, कहने का मतलब सिंहभूम वाला क्षेत्र में हुआ था। 1767 से 1777 ईस्वी तक 10 सालों तक चला था और नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। तो इसको दिमाग में रखना है। विस्तृत अभी नहीं चल रहे हैं, बाद में हम जब आंदोलन पढ़ाएंगे तो डिटेल से चलेंगे। चेरो विद्रोह, इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने किया था। और जो है जयनाथ सिंह ने भी इसका नेतृत्व किया था और ये पलामू क्षेत्र में हुआ था।
1770 से 1818 ईस्वी के बीच में ये आंदोलन हुआ था, चेरो विद्रोह। ठीक है। तिलका आंदोलन जो है वो भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था, 1773 से 1785 के बीच चला था, तिलका मांझी ने नेतृत्व किया था। हो विद्रोह अगर बोला जाए तो कोल्हान क्षेत्र में हुआ था 1820-21 में, पोटो सरदार ने इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह जो है वो महत्वपूर्ण विद्रोह रहा था, संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। और सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, पूरा एक परिवार के लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह, ये खुट्टी के क्षेत्र में हुआ था, 1895 से 1900 के बीच में ये व्यापक स्तर पर फैला था और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। टाना भगत आंदोलन जो है वो गुमला, चैनपुर के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। पहले ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, फिर ये राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र झारखंड का आंदोलन बना और 1914 ईस्वी में 3 अप्रैल को ये प्रारंभ हुआ था, टाना भगत आंदोलन। ये मात्र झारखंड का एक आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था और महात्मा गांधी से प्रभावित था। ये टाना भगत पुनर्वास केंद्र जो है वो रांची में बना है और आज भी टाना भगत लोग जो है वो आंदोलन करते आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये नया नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कोशिश करेंगे इसमें करने का। बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोग का चाहिए। कुछ लोगों तक शेयर कीजिए, कुछ ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन जो सामने में पढ़ा रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को पैसा नहीं लगेगा अगर वो लाल वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो और लाइक कर देते हैं तो, और लेकिन एक चीज़ होगा कि उससे मेरा मोटिवेशन बहुत अच्छा होगा कि लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम करे उस तरह का लाने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा सपोर्ट आप लोग का चाहिए। कुछ ज़रूरतमंद तो लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए। अगर आप लोग का शेयर होता है, जब सपोर्ट मिलता है तो हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए बोकारो में दामोदर नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो सिंचाई के लिए दामोदर नदी पर बोकारो में तेनू घाट बांध स्थित है। ये 8 दिसंबर को पूछा था लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। तो सिंचाई के लिए जो है दामोदर नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तेनू घाट बांध स्थित है। तो देखिए, अगर कुछ बांध का बात आया तो कुछ और बांध बता देते हैं जो 9 तारीख को भी, जैसे मसारजोड़ डैम कहाँ पे स्थित है? दुमका में, और कनाडा के सहयोग से कनाडा डैम इसी को कहते हैं, मयूराक्षी नदी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा है 9 दिसंबर को। तो कुछ और पूछा जा सकता है डैम से, तो इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। जैसे पतरातू बांध, ये जो है नलकारी नदी पर स्थित है, रामगढ़ में है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। कोनार बांध कोनार नदी पर है, हजारीबाग में है। पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है, धनबाद में है। फिर उसके बाद तिलैया बांध बराकर नदी पर है, कोडरमा में स्थित है। मैथन बांध बराकर नदी पर है, धनबाद में स्थित है। और एक कनाडा बांध जिसको मसारजोड़ डैम कहते हैं, मयूराक्षी नदी पर स्थित है, दुमका में स्थित है। ये 9 दिसंबर को पूछा लैब असिस्टेंट में, और 8 दिसंबर को पूछा था तेनू घाट बांध वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ भी और पूछा जा सकता है। ठीक है। तो गैतल सुध बांध जो है वो कहाँ पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में स्थित है। ईचा बांध जो है खरकई नदी पर है और ये पश्चिमी सिंहभूम में है, कहीं कहीं लिख देता है सरायकेला खरसावां में है, तो इसको देख लीजिएगा। चांडिल बांध जो है वो आपका सरायकेला खरसावां में है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन सभी को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा प्रयास है कि एक ओवरव्यू आप कर लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। पीजीटी का एग्ज़ाम इसके बाद होने वाला है और कुछ एग्ज़ाम झारखंड में होंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे कैसा पूछा जा सकता है। तो इसी आधार पर आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। सब सेक्टर को पूछ रहा है, कंप्यूटर है, साइंस है, करंट अफेयर है, झारखंड है, सामान्य अध्ययन का पेपर में सब कुछ पूछ रहा है। मतलब कि साइंस से भी क्वेश्चन उतना अच्छा पूछ रहा है, झारखंड से भी पूछ रहा है, करंट अफेयर से पूछ रहा है, कंप्यूटर से भी पूछ रहा है। मतलब कोई भी सेक्टर को, सामान्य अध्ययन पेपर से भी पूछ रहा है, कोई भी सेक्टर को
छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है जिससे कि आप अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल को शॉर्ट में कैसे खोलते हैं। एक्सेल को शॉर्ट में कैसे खोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एक्स, इससे हम एक्सेल को शॉर्ट में खोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन था। ठीक है, तो अब अगर कुछ और शॉर्टकट की दिमाग में रखिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट, सभी को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग हम करते हैं पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं न्यू पेज लेने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं कट के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब कंप्यूटर का बात आया तो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बात को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU को कहा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर का जो देखा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था कि कंप्यूटर का दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है कि मनुष्य का मस्तिष्क ज़्यादा तेज़ चलता है। तो मस्तिष्क जो है मनुष्य का ज़्यादा तेज़ चलता है, और वही मस्तिष्क तो कंप्यूटर को बनाया है। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क से कंप्यूटर का दिमाग कम चलता है, मतलब ह्यूमन जो माइंड है वो कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कभी बाद में। ठीक है, इसी तरह से संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे उपयुक्त लैंग्वेज है। आसान भाषा एक बार क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि कौन सा ऐसा भाषा है जिसको सबसे आसानी से कंप्यूटरकृत किया जा सकता है, तो वो संस्कृत भाषा है। तो इसको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि आगे है बहुत बढ़िया, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फिर उसके बाद 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में विजय भटकर साहब को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो है CDEC कंपनी जो है वो बनाती है, पुणे की कंपनी है, भारत में सुपर कंप्यूटर बनाती है CDEC कंपनी। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम जब झारखंड में कुछ होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम इस सेशन को बहुत शानदार बनाने वाले हैं, बस आप लोग का थोड़ा सहयोग मिलेगा तो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।